बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉवल रीडर्स हब। मैं हूँ आयत फ़ातिमा। कैसे हैं आप सब लोग? नॉवेल्स कैसे लग रहे हैं आपको? और सब मुझे बताएं कि जो जो जहाँ जहाँ रह रहा है वहाँ पे सर्दी की शिद्दत कैसी है। यहाँ इस्लामाबाद में तो काफ़ी ज़्यादा ठंड हो गई है। ज़ाहिर है अब नवंबर के लास्ट दिन है, बल्कि दिसंबर स्टार्ट हो गया है अब तो काफ़ी ज़्यादा ठंडक हो गई है। बारिश बारिश होती रही है पिछले 2-3 दिनों में। हाँ जी, तो मुझे फरमाइश आई थी लारे मोमिन के नावल की। नाम मुझे वो भूल गया है नावल का, तो मैंने वो सर्च किया है। मुझे वो वाला नावल तो नहीं मिला, लेकिन उनके एक दो और मिल गए हैं अच्छे से। तो मैं कोशिश करूँगी इंशाल्लाह लारे मोमिन का जो नावल है वो भी स्टार्ट करूँ। आज हम जो नावल पढ़ेंगे वो थोड़ा सा शॉर्ट नावल है, बहुत खूबसूरत कज़न बेस्ड नावल है। जो हीरोइन होती है वो हीरो की जासूसी बहुत करती है, एक किस्म की शिकायती होती है। वो उसकी हर बात को उसके पीछे जाके जासूसी करके तो बड़ों को शिकायत लगा देती है। उसी पे ये बहुत ही प्यारी कज़न्स बेस्ड नोक झोंक वाली बड़ी प्यारी सी कहानी है। हीरो जो है वो आर्मी ऑफिसर, मतलब आर्मी के लिए सिलेक्ट हो जाता है। हीरोइन जो है वो डॉक्टरी पढ़ रही होती है, मेडिकल लाइन में चली जाती है। बहुत मज़े की स्टोरी, मुझे बड़ी अच्छी लगी, तो मैंने कहा मैं आप लोगों के लिए इसको रिकॉर्ड करूँ। छोटा सा नावल है। तो जनाब चलिए स्टार्ट करते हैं। और बहुत दिन हो गए हैं मेरी तबीयत की ख़राबी की वजह से मैंने ना आप लोगों के कमेंट पढ़ने छोड़ दिए हैं, मतलब यहाँ रिकॉर्डिंग में। वैसे मैं पढ़ती हूँ और साथ के साथ जवाब भी दे देती हूँ। तो इंशाल्लाह दोबारा से ये मैं सिलसिला शुरू करूँगी। तो आप लोग कमेंट किया करें, डॉक्यूमेंटिंग एंड शेयर माय पेज, और रोज़ के रोज़ चैनल पे चक्कर भी लगाया करें। तो जनाब स्टार्ट करते हैं। नावल का जो नाम है वो मैं आपको बताती हूँ अभी। हाँ जी, तो नावल का नाम है बाहर का इंतज़ार कर। राइटर है रुहेला ख़ान। इनका ये नावल आया था आई थिंक पाकीज़ा में ना। तो जनाब चलिए स्टार्ट करते हैं। यकीनन मुझे लग रहा है कि ये पाकीज़ा में ही आया था। पाकीज़ा का ही होना चाहिए, क्योंकि इनके जो ज़्यादा नावल्स हैं ना वो पाकीज़ा में ही आए हैं जो मैंने जो पढ़े। हाँ देखा, पाकीज़ा फरवरी 2022। देखा, पकड़ लिया ना। वो न जाने किधर से छलांग मारकर उसके सामने आ खड़ी हुई थी। उसका तो मुंह ही बन गया। अब ये बला किधर से नाजिल हो गई। वो दिल ही दिल में बड़बड़ाया। बला कहा ना मुझे। उसने आंखें घुमाते हुए तफशीशी अंदाज में उसे घूरा। कमबख्त दिल तक की बात सुन लेती है। अशहद ने ही हार मान ली। हाँ हाँ करो मेरी बुराइयां अब दिल ही दिल में। मुझे फिर भी सब सुनाई देता है। उसने अपने स्वीटी की जेब से कुछ निकाला और चबाने लगी। बीना, यार तुम्हें कोई और काम नहीं है क्या? हर वक्त मेरी जासूसी में लगी रहती हो। अरे जासूसी कैसी? अभी तो तुम दादो से कहकर आए थे कि ट्यूशन जा रहा हूँ, पर ये क्या? तुम्हारे हाथ में तो बैट है। क्रिकेट खेलने जा रहे हो ना अपने उन्हीं आवारा दोस्तों के हमरा? हाँ जा रहा हूँ। और तुम कौन होती हो मेरे दोस्तों को आवारा कहने वाली? वो तुम्हारी फजूल सी सहेलियाँ मुंह बिगाड़ बिगाड़ कर अंग्रेज़ी बोलने को बड़ा कमाल समझती हैं। अभी उनका इम्तिहान लेने बैठ जाऊँ ना तो सारी लाइन से फेल हो जाएं। तौबा तौबा, कैसा औरत फितरत लड़का है ये। अरशद सच कह रही हूँ, अभी के अभी अगर दादू से तुम्हारी शिकायत लगा दो ना तो बेटा छुट्टी हो जाएगी तुम्हारी। सखर चले जाओगे। हाँ, उसका अंदाज मुकम्मल धमकी आमेज था। उसके तुरमरे से लग गए। ये सखर की क्या धमकी देती हो? ओए हेलो मिस्टर, एग्ज़ाम सर पे हैं और तुम्हें मस्तियाँ सूझ रही हैं। फर्स्ट ईयर में कैसे सड़े हुए नंबर आए थे, कुछ शर्म कर लो। ताया जी का ख्वाब है तुम्हें डॉक्टर बनाने का, पर तुम तो शायद कंपाउंडर ही बन पाओ। उसकी खीखी शुरू हो गई थी। तो तुम बन जाओ ना डॉक्टर, तुम तो बहुत काबिल हो ना। अपनी काबिलियत की हमेशा डींगे मारती रहती हो। उसने गुस्से से सर झटका और उसकी एक ना सुनी धड़ाम से गेट खोला और बाहर निकल गया। उसके जाने के बाद उसे खुद ही ऐसा लगा कि बिला वजह में ही उसका अच्छा भला मूड ख़राब करके रख दिया। इस छोटे से घर के मकीनों के दिलों में बड़ी वसअत थी। दादू जी ने अपनी ज़िंदगी में ही इस घर के हिस्से बखरे कर दिए थे, लेकिन बड़ी फूफो और छोटी फूफो ने साफ कह दिया था कि उन्हें इस घर से सिवाय मोहब्बतों के और कुछ नहीं चाहिए। बड़े बाजार में कपड़े की एक छोटी सी दुकान तो पहले ही दादू अपने दोनों बेटों के नाम कर चुके थे, और ये सब कुछ सब बहन भाइयों की रजामंदी से तय पाया था। अशहद और अलीना कहने को तो खबर सिद्दीकी के बच्चे थे, पर वो चची बेगम की आंखों के तारे थे। इसी तरह बीना और लीना अकमल सिद्दीकी की आंखों की ठंडक, लेकिन ताई जी के दिल का सुख चैन थी।
ले दे के इस पूरे घर में एक ही लड़का था और वो भी बड़ा आकड़ू सा। खावर सिद्दीकी खुद तो डॉक्टर ना बन पाए थे, लेकिन अरमान था कि बेटी को डॉक्टर बनाकर अपना ख्वाब ज़रूर पूरा करेंगे। अरशद मियाँ पर किताबें लाद दी गई थी, जिसे घसीट घसीट कर वो अब 12वीं जमात में आ चुके थे। 11वीं जमात में तमाम पर्चों में कामयाब तो हो गए थे, लेकिन कोई उम्मीद नहीं थी कि 12वीं जमात में वो कोई तीर मार लें। जबकि बीना के लिए राह रोशन थी, और फिर हुआ भी यूं, बीना के मार्क्स 12वीं जमात में ज़बरदस्त आए और अशहद अगर मगर की सूली पर लटका रहा। नंबर कम ज़रूर हैं, फिर भी एंटी टेस्ट के लिए तो काफ़ी हैं। जी ताया जी। खावर सिद्दीकी के चेहरे पर दिए सी चमक देखकर वो भी पुरुम्मीद हो गई। ना जाने वो कौन थी और उसे उसका नंबर कैसे मिला था, और फिर उसने उसे अपना व्हाट्सएप पर ऐड कर लिया। उसका नाम राइमा था। अच्छी दिलचस्प बातें करती थी, शोबिस से लेकर स्पोर्ट्स तक की खबरें रखती थी। शायद कोचिंग सेंटर से ही उसने अरशद का नंबर हासिल किया था। बात व्हाट्सएप से होती थी, सो उसे इतनी फिक्र न होती। बैलेंस हो ना हो, राइमा तो मौजूद रहती। हालांकि उसने अभी तक उसका चेहरा भी नहीं देखा था, क्योंकि वो अबाया में रहती। पहले पहल तो वो इस बात से भी इनकार करती रही कि वो भी इसी सेंटर में पढ़ती है, पर अरशद के पास जिद करने पर मुश्किल बताया, और फिर एक दिन उसने उसे पहचान ही लिया। उसके पीछे वाली सीट पर बैठी वो बड़ी जो बज़ाहिर लेक्चर सुनती थी, पर दरअसल तो वो उसे ही देखती थी। उसे रायमा का यूँ देखना, तवज्जो देना अच्छा लगने लगा। उसने तो कभी गौर ही नहीं किया था कि वो इसके कदर हैंडसम है कि लड़कियां खुद उस पर। अरे ये क्या, ये कौन है? अभी उसने चैट खोली ही थी कि वो सर पर आन खड़ी हुई। तुम्हें क्या, और तुम मेरी जासूसी करना नहीं छोड़ सकती? अरे अरे, एमए में गर्म हो रहे हो? ये बात पक्की है कि तुम मुस्तकबिल की एक लाइक फाइक डॉक्टर से मुखातिब हो, क्या समझे? अरे यार, जान छोड़ो मेरी। हाँ जी, आप बन जाएं डॉक्टर, मुझे नहीं बनना। उसने हाथ जोड़ दिए। सीधा सा सवाल पूछा था कि वो कौन है। वो फिर भी डटी हुई थी। उसका सीधा सा जवाब है कि मेरी दोस्त है, आप खुश हो? उसने फ़ौरन सच उगल दिया, वरना उस सारे घर में फसाने घर देने थे। उस इकरार पर वो उससे वो लड़ी और ना झगड़ी, बल्कि ज़रा गौर से उसे घूरने लगी। उसे यूं घूरता देखकर वो चिढ़ गया। अब क्या मुसीबत है? देख रही हूँ कि ऐसे कौन से हीरे जुड़े हैं जनाब में। आजकल की लड़कियों का भी दिमाग ख़राब हो गया है। हर अरे गरे नत्थु खरे लड़कियों को सर चढ़ा देती हैं। वो खिलखिलाती हुई कमरे से जन से निकल गई और उसका मुंह ही बन गया। क्या वाकई राइमा का दिमाग ख़राब है? वो आईने के सामने जा खड़ा हुआ। उसे लगा जैसे वाकई बीना ने ठीक ही तो कहा है। ऐसा तो उसमें कुछ भी ना था। दादू का ख्याल था कि उन दोनों को ही इंट्री टेस्ट की कल तैयारी के लिए कोचिंग सेंटर ज्वाइन करना चाहिए, लेकिन बीना ने तो साफ इनकार कर दिया। उसकी नज़र में ये पैसे बर्बाद करने के मुतरादिफ था, और अच्छा ही हुआ, क्योंकि अगर वो उसी तरह उसकी सर पर सवार रहती तो राइमा, तुम्हारी तैयारी तो अच्छी है ना बेटा? दादू ने एक बार फिर उससे पूछा। शायद वो तसल्ली कर लेना चाहते थे। जी दादू, अच्छी है। आपके सामने तो रोज़ जाता था पढ़ने। हाँ बेटा, तुम्हारे बाप का बड़ा अरमान है तुम्हें डॉक्टर बनाने का, पर मैं तो कहता हूँ कि बच्चों को उनके मिजाज और पसंद के मुताबिक अपना करियर ज्वाइन करना चाहिए। एकदम राइट दादू, मैं भी यही कहती हूँ, क्योंकि मेरी बीना तो बाज़हीन है। क्यों आबा जी? ताई जी ने मोहब्बत से उसे देखा। बिल्कुल बिल्कुल, देख लेना बहू। अरशद और बीना को देख के ये छोटे बच्चे भी आगे बढ़ेंगे। वो अपने पोते पोतियों के मुस्तकबिल की जानिब से बहुत मुतमिन थे। राजताबा कह रही थी कि सखर में बड़ा अच्छा इदारा है बच्चों के लिए, पर हमारे अरशद के पास तो मेडिकल है ना। ताई जी, वो तो IBA का है। बिना पट बोली। तुम अपनी मालूमात अपने पास ही रखो। सबको पता है कि तुम काबिल हो। अरे यार, मेरी पोती पर क्यों नाराज़ हो रहा है? बच्ची ठीक ही तो कह रही है। दादू के पुचकारने पर वो खिल उठी थी और वह मुंह बनाता चुपचाप उठकर चल दिया। इसे क्या होता जाता है अब्बा जी? इसके जाने के बाद ताई जी परेशान हुई। कोई बात नहीं बहू, बच्चा है, संभल जाएगा। खावर से कहना कल गाड़ी छोड़ कर जाए। बच्चे टेस्ट देने यूनिवर्सिटी जाएंगे। जी अब्बा जी, मैं कह चुकी हूँ। देखें कल ये क्या गुल खिलाता है। वो जानती थी कि अरशद का रुझान मेडिकल की जानिब हरगिज़ नहीं है, पर ताया जी की ख्वाहिश के आगे उसने सर झुका दिया। कल क्या होगा? उसका दिल बड़ी ज़ोर से धड़का। सारी रात उसे बड़ी मुश्किल से नींद आई। बार बार अजीब से ख्यालात आ रहे थे। हालांकि उसके नंबर्स बहुत अच्छे थे, पर उसने सुन रखा था कि एंट्री टेस्ट में अगर लुढ़क गए तो मेडिकल में दाखिले का ख्वाब देखता भी ममनू होगा। लो जी, कर लो गल। CNG तो भरी है ना? उसने बैठते ही उससे पूछा। हाँ भैया, अब्बू ने भरवाई थी। तुम ना परेशान हो। खिलाफ मामूल उसका मूड ज़रा बेहतर था। अरशद, मुझे तो बड़ा डर लग रहा है। वो वाकई परेशान थी। हैरत है तुम्हें और डर। तुम्हारे लिए तो हर मेडिकल यूनिवर्सिटी के दरवाजे खुले हैं। प्रॉब्लम तो मेरी है। मुझे डॉक्टर बनने में कोई इंटरेस्ट नहीं। जानती हूँ, तुम्हारे शौक को देखकर पहले ही अंदाज़ा था। उसने अपनी अबाया समेटते हुए कहा और अपना स्कार्फ दुरुस्त करने लगी। एक बात कहूँ? उसने गाड़ी स्टार्ट की। बोलो। तुम दादू से मेरी सिफारिश करवा दो।
गाड़ी रेंगती हुई आगे बढ़ी। कैसी सिफारिश? बीना, मैं बाहर जाना चाहता हूँ, अपना बिजनेस करना चाहता हूँ। ये इंकशाफ था या बम? वो हम अंकों की तरह उसे देखने लगी। ये ख्वाहिश कब पनपी उसमें? बाहर? तुम्हारा दिमाग तो दुरुस्त है। और बिजनेस? तुम जानते हो कि ताया जी और अब्बा जी। हाँ हाँ जानता हूँ। उसने उसकी बात काटी। वो बिजनेस नहीं है यार, एक छोटी सी दुकान को चलाना भी क्या बिजनेस है। मैंने बात भी कर रखी है। वो जो मेरा दोस्त है ना फारूक, जिसके साथ मैं रोज़ाना क्रिकेट खेलने जाता था, उसके वालिद कनाडा में है। फारूक भी जा रहा है। अगर मैं भी उसके साथ चला गया तो? कनाडा? अच्छा तुम जानते हो तुम क्या कह रहे हो। तुम दादू से सिफारिश कर दो, वो मान जाएंगे। ये तो सब मान जाएंगे। तुम फिक्र ना करो, अपनी तालीम पूरी करूँगा, जाहिल नहीं रहूँगा। तुम सुन रही हो ना? सुन रही हूँ। वो एक टुक विंडो स्क्रीन को घूर रही थी, विंड स्क्रीन को घूर रही थी। रायमा से उसने अपनी एक एक बात शेयर की थी। वो बहुत पुरजोश थी उसके कनाडा जाने के प्लान से, पर यह बात उसने बीना को अब बताई थी कि शायद उसके मुस्तकबिल के लिए अहम घड़ी आ चुकी थी। इतना कुछ प्लान कर लिया और अब बताया जा रहा है। हम सब इसके लिए इतने ही गैर अहम हैं कि अरशद ने सब कुछ हमसे छुपा रखा। वो अंदर ही अंदर कुछ गड़बड़ा रही थी। अरशद का ये फैसला मेरे लिए तकलीफ देह है या सब घर वालों के लिए? नहीं, वो सब घर वालों के लिए ही तकलीफ का बाइस होगा। उसने अंदर से उभरती आवाज़ की नफ़ी की। बीना, मैं अभी से तुम्हें बता दूं कि टेस्ट के बाद मैं तुम्हें कहाँ से पिक करूँगा। गाड़ी एक झटके से रुकी तो सारे ख्यालात गड़बड़ हो गए। क्या हम पहुँच गए? उसका सवाल खासा हमकाना था। वो मुस्कुरा दिया। जी जनाब। तुम कहाँ घूमती? अच्छा देखो, मैं तुम्हें इस पॉइंट पर पिक करूँगा, तुम यहाँ से। वो तफसील से बता रहा था और वो खामोशी से सुन रही थी। पढ़ाई में तो वो हमेशा ही A1 रही थी, लिहाजा ये एंट्री टेस्ट उसके लिए कुछ खास मुश्किल नहीं साबित हुआ। वो भी इसी पॉइंट पर आकर खड़ी हुई थी कि ना जाने कैसे छोटा सा पत्थर पैरों तले आ गया। करीब था कि वो गैर मतवाजन होकर गिरती कि किसी ने उसे थाम लिया। थैंक यू। काली अबाया में अपना पूरा वजूद छुपाई एक नाजुक सी लड़की उसके सामने खड़ी थी। इट्स ओके, हो जाता है ऐसा कभी कभी। लगता है कि आपका टेस्ट अच्छा नहीं हुआ। उसकी आवाज़ खासी मुतरन्निम थी जो कानों को भली महसूस हुई। नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं, खुदा का शुक्र है कि टेस्ट अच्छा हो गया। और आपका? हाँ बस हो ही गया। दरअसल मुझे तो डॉक्टर बनने का बिल्कुल शौक़ नहीं, लेकिन मेरे पापा को बहुत अरमान है कि उनकी बेटी डॉक्टर बने। यूँ लगता था जैसे वो उसे बहुत अरसे से जानती हो। बीना को वो अच्छी लगी। मेरे कज़न का भी यही हाल है। दरअसल मेरे ताजी को बहुत शौक़ है कि वो डॉक्टर बने। ओह, तो आप यहाँ अपने कज़न का वेट कर रही हैं? जी बिल्कुल, उसी के साथ आई हूँ। और आप किसका वेट कर रही हैं? मैं अपने फ्रेंड का वेट कर रही हूँ। इतने में बीना के मोबाइल की बिप बजी। अरशद ने आने का सिग्नल दिया था। उसने सुकून की सांस ली। चलिए, मेरा इंतज़ार तो ख़त्म हुआ। ओके बाय। वो मुस्कुराती हुई चंद कदम आगे बढ़ी तो अरशद आता नजर आया। लड़के लड़कियों के हजूम में भी वो दूर से पहचाना जा रहा था। उसने ज़ोर से ही उसे गर्दन से चलने का इशारा किया तो उसने चलना शुरू कर दिया। अरशद बिना कुछ कहे उसके साथ चलता हुआ कुछ आगे बढ़ गया। बीना उसके पीछे चलती रही। उसने ज़रा अपने बराबर में एक नज़र डाली। वही अबाया वाली लड़की भी उसके साथ चल रही थी। उसे कुछ ताज्जुब हुआ तो वो तो अपने किसी फ्रेंड का इंतज़ार कर रही थी। उसने दूसरी जानिब देखा। दो तीन लड़कियां जीन्स और ट्राउज़र में मलबूस खासी मॉडर्न सी अपनी धुन में हंसी मजाक करती चल रही थी, जबकि अबाया वाली उनसे अलग थलग सी चल रही थी। सुनिए, आप कहाँ जा रही हैं? ना चाहते हुए भी उसे रहा ना गया और पूछ डाला। अपने फ्रेंड के साथ। उसने ज़रा सा इतराते हुए अंदाज में जवाब दिया। आपका फ्रेंड? वो जा रहा है। उसने आगे चलते हुए अरशद की जानिब उंगली से इशारा किया। वो? अरशद की जानिब उंगली उठती देखकर तो जैसे उसके तन बदन में आग सी लगी। ए बीबी, वो तो मेरा कज़न है। वो मेरा फ्रेंड है अरशद। अभी तो उसने मुझे अपने साथ चलने का इशारा किया था। आंखों आंखों में उसने झूठ घड़ लिया, लेकिन ये भी सच था कि उसने वाज़ेह तौर पर अरशद का नाम भी लिया था। साथ चलने का इशारा उसने मुझे किया था। मैं उसी के साथ आई भी थी। इसने मुझे अभी मिस कॉल की थी। और आप जनाब कौन सी फ्रेंड है? ज़रा मुझे भी तो पता चले। इतने पर्दे में लड़कों से दोस्तियां निभाते शर्म नहीं आती तुम्हें? किस बेगैरती से फ्रेंड कह रही हो एक गैर लड़के को? उसकी आवाज़ अब ज़रा बुलंद हो चुकी थी। इतने में अरशद भी पलट कर आया। आसपास के गुजरते लड़के लड़कियां अब उन लोगों की जानिब मतवज्जा हो रहे थे। उसे कुछ खफत सी हो रही थी, पर उस अजनबी लड़की का इतना बड़ा दावा वो हजम ना कर पाई। बीना, ये क्या तमाशा? क्यों उलझ रही हो? अरशद को माहौल की नज़ाकत का बखूबी अंदाज़ा था। अरे मैं कहाँ उलझ रही हूँ, ये मौसूफ़ा कब से तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी और कहती हैं कि तुम उनके फ्रेंड हो और तुमने उन्हें अपने साथ चलने का इशारा भी किया। अरशद ने चौंक कर उस लड़की की जानिब देखा और उसकी गजरारी आंखों में आंसू भरे थे। अरे राइमा, ये तुम हो? वो कुछ अकलाते हुए बोला। तुमने ही तो मुझे यहाँ वेट करने को कहा था। और अब उसे उससे मज़ीद वहाँ रुका ना गया और तकरीबन दौड़ती हुई वो चली गई। बीना, यार कुछ तो देख लिया करो, ये जगह है ऐसी बातें करने की। उसके जाने के बाद वो कुछ कंफ्यूज सा बोला।
जबकि उसका ख्याल था कि वो अपनी जगह बिल्कुल दुरुस्त थी। और फिर शाम तक पूरे घर में तहलका समझ गया। दादू, मैं सच कहता हूँ, मैंने राइमा को वहाँ वेट करने को हरगिज़ नहीं कहा था। तो तुम मानते हो कि वो तुम्हारी फ्रेंड है? ताई जी का पारा खासा बुलंद था। बहू, आजकल के दौर में ऐसा होता है। हो सकता है वो सिर्फ फ्रेंड हो, लड़कियों के साथ पढ़ता है। ऐसी सतही सोच से बच्चे परेशान हो जाते हैं। लेकिन बात यह है कि इसने उस लड़की को अपने साथ लेकर आने का प्रोग्राम भी बना लिया, और उसने बीना को भी नहीं बताया। कम अज़ कम मुझसे तो बता सकता था। ज़रूर उसके दिल में कोई चोर है। ख़ावर सिद्दीकी को भी बेटे के लक्षण अच्छे नहीं लगे। उनकी इज्जत दो कौड़ी की कर दी थी। उनके सपूतनी और अब मजलूमा की तरह सर झुकाए खड़ा था। अबू, मैं सच कह रहा हूँ, मुझे खुद नहीं मालूम कि वो वहाँ कैसे मौजूद थी। मुझे इतना तो पता था कि उसका भी एंट्री टेस्ट है, लेकिन मैंने इससे वो पॉइंट वहाँ वेट करने को डिस्कस नहीं किया था। आप यकीन करें, मैं उसे जानता भी नहीं। खुद उससे मेरा नंबर किसी से लिया और मुझे वॉइस ऐप पर रिक्वेस्ट थी। मैंने उसे ऐड कर लिया और बस, और कुछ नहीं हमारे बीच। हाँ अब्बू, वो मैंने कल भाई के मैसेजेस देखे थे। शायद मैंने गलती से भाई के फ्रेंड को थम्स ऑन कर दिया होगा। मेरी भी कई फ्रेंड्स भाई के पास ऐड है ना। मेरे पास एंड्रॉयड फ़ोन नहीं है ना, इसलिए। और वो समझी होगी कि भाई ने देखा। देखा आप लोगों ने, और सब मुझ पर इल्ज़ाम तराशी कर रहे हैं। अलीना के सच पर तो वो फटी पड़ा। दिल में आया कि अलीना का वो हाल करे कि इल्ज़ाम तराशी हम कर रहे हैं। अरे, लड़की की भी हिम्मत तो देखिए अब्बा जी, किस कदर की ढीठ और बेगैरत लड़की है। ताई जी ने अपने ससुर को मुखातिब करते हुए कहा। जाने भी दें भाभी, इसमें बच्चे की कोई गलती नहीं। अकमल सदीकी को अपने इकलौते भतीजे पर तरस आ रहा था। अकमल ठीक कहता है बहू, अब जाने भी दो। और अलीना, खबरदार, जो तुमने अर्शद से पूछे बगैर उसका सेल फ़ोन इस्तेमाल किया। सॉरी दादू, पर आप अब्बू से कहें ना कि वो मुझे भी ऐसा फ़ोन दिला दे। अलीना को तो अब मौका मिल रहा था अपनी ख्वाहिश पूरी करने का। ताई जी ने उसे घूर कर देखा। जुमा जुमा हुआ, अभी 8वीं क्लास में गए और साहिबजादी को फ़ोन खरीद कर दे। पता भी है कि कितने का है? 20-22 हज़ार से कम तो ना होगा। अपनी ख्वाहिशात को महदूद करो बीबी। अंदर एक बहस जारी थी। वो कुछ शर्मिंदा सी किचन में चली आई। रात के खाने के लिए हांडिया चूल्हे पर चढ़ी थी। वो यूं ही कफकीर चलाने लगी। सुकून मिल गया तुम्हें मेरे इंसल्ट करके? वो पीछे से आकर बोला था। वो सुन सी रह गई। मेरा इरादा नहीं था तुम्हारी इंसल्ट करने का। मेरा फ़र्ज़ है कि मैं चौकीदारी करो मेरी। ये ही ना, कल ही चौकीदारी। कुछ एहसास है तुम्हें किस कदर बेइज्जती की तुमने रायमा बेचारी की? अब उसे तो तुम बेचारी ना कहो, कम अज़ कम। उसने ज़रा गुस्से से कफगीर पतीली पर मारी। तो फिर क्या कहूँ, बोलो। तुम ही बताओ अरशद, क्या वालिदैन अपने बच्चों बच्चियों के कोई इसलिए ट्यूशन सेंटर्स पढ़ने भेजते हैं कि वो यूँ गैर लोगों से दोस्तियाँ करें? ज़रा सोचो क्या माहौल होगा उसके घर का। तभी तो उसके वालिदैन ने उसे इतने सख्त पर्दे में रखा। लेकिन नहीं, मौसूफ़ा इतने पर्दे में भी सुराख करने चली। वो बहुत अच्छी लड़की है बीना, ज़बान संभाल कर बात करो। मान लिया अच्छी लड़की है, लेकिन उसे क्या खबर कि तुम कितने अच्छे हो। चलो ये भी मान लिया कि उससे तुम्हें मैसेज कर दिया, गलती से अलीना ने उसे ओके कर दिया। पर उसकी हिम्मत देखो, वो इतने पर्दे में एक अजनबी लड़की के साथ के बराबर में बैठ कर सफ़र करने पर तैयार। ये तो मैं जानती हूँ कि तुम कैसे हो, मेरे कज़न भी हो। पर सारे लड़के तो तुम्हारे जैसे नहीं होते ना, बोलो। मैं तुम्हारी तरह नैरो माइंडेड नहीं हूँ। वो तनक्कर कंधे उचकाते हुए बोला। तो फिर यकीनन वो भी तुम्हारी तरह खुले दिमाग की होगी। उससे दूसरे अंदाज से बात करने की कोशिश की। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? मैं राइमा से दोस्ती करूँ या साइमा से, तुम्हें क्या? उसने सारी राम कहानी का अर्क निचोड़ कर लम्हा भर में धर दिया। वो खामोश खड़ी रही। मुझे क्या? वाकई मुझे क्या? वो जा चुका था और वो और वो खड़ी की खड़ी रह गई। हंडिया की जलने की खुशबू किचन में फैल रही थी। उससे चौंक कर हंडिया की जानिब देखा। वाकई मुझे क्या? मसाला जलने की वो बू गालिबन अंदर लाउंज तक पहुंच चुकी थी। तभी अम्मी जान दौड़ी दौड़ी वारिद हुई। ये क्या बदतमीज़ी है बीना? अम्मी जान, मसाला तो भून रही हूँ, फिर भी जल रहा है। बज़ाहिर उसके हाथ तेज़ी से चल रहे थे, लेकिन उसका दिमाग कहीं और ही चल रहा था। आँच से भी कह के पानी डालो बेटा। इंसान हो या हांडी, तेज़ आंच पर जल जाता है। अभी तुम जिस अंदाज में अरशद से बात कर रही थी, मुझे तो ये सुनकर बहुत अफसोस हुआ बेटा। गालिबन उन्होंने अरशद और उसकी गुफ्तगू सुन ली थी। मैं गुस्से में आ गई थी, आप यकीन करें। मैं उसे सिर्फ समझाना चाहती थी। उसने उन्हें अज़द यकीन दिलाने की कोशिश की। बिल्कुल समझाना चाहती थी, लेकिन ये अंदाज़ गलत था। मौका भी नहीं था। गुस्से में इंसान सिर्फ जलता है, सुलगता है, समझता नहीं। तुम उसके साथ ऐसा ही कह रही थी। उसे अपने कहे पर अब कुछ तासुब सा हो रहा था। बिला वजह ही बात बढ़ाई। खामोश भी तो रहा जा सकता था। फिर किसी मुनासिब वक्त पर बात की जा सकती थी। पर वो सोचती रह गई। वो अभी फजर की नमाज़ पढ़ के फ़ारिग ही हुए थे कि सखर से शुजा का फ़ोन आ गया। ख़बर दिल गिरफ्तार थी।
कमरान की तबीयत कुछ दिनों से ख़राब तो थी, पर ऐसा भी नहीं था कि यूं अचानक। लेकिन मौत बरहक है, जब जिस तरह आनी होती है आकर रहती है। वो दिल पकड़ कर बैठ गए। अब्बा जी, अब्बा जी। ख्वाब सिद्दीकी बूढ़े बाप को धप से बिस्तर पर गिरता देखकर दौड़े थे और फिर इन सबको सखर की रवानगी का हुक्म मिला। कितने प्लान बना रखे थे छुट्टियों में राशदा पुप्पो के घर सखर जाकर शूजा भाई तान्या पे मोमो के साथ मिलकर खूब हल्ला गुल्ला किया जाएगा। लेकिन सारे ख्वाब धरे के धरे रह गए। कामरान फूफा की अच्छी वाली सरकारी नौकरी थी, इलाके में बड़ा रौब था उनका। फिर अचानक बैठे बिठाए ज़रा सा बुखार चढ़ा, दवाई ली, फिर पेट में दर्द हुआ, इन्फेक्शन हो गया, हार्ट प्रॉब्लम हुई, ईसीजी कराया। दरअसल उनके गुर्दों में कुछ इन्फेक्शन था और फिर अचानक सारे टेस्ट सारी रिपोर्टें धरी की धरी रह गई। गुर्दे फेल हो गए और वो लोग मायाजल बन गए। उन दोनों मियाँ बीवी की जोड़ी मिसाली थी, जो अब टूट गई। बीवी गश पे गश खा रही थी तो उधर बच्चे डरे सहमे थे। शुजा सबसे बड़ा हिम्मत से सब मामले निपटाता रहा। महीना भर बाद ही तो तान्या आपी की शादी थी, पर यहाँ तो सारे रंग ही बिखर से गए थे। बहुत बुरा हुआ। अलीना ने एक सरदा बड़ी बड़ी फूफा की हालत मुझसे देखी नहीं जाती। लीना की सूरत रोनी सी हो गई। तुम दोनों को मोमो को संभालना होगा बीना, तुम तान्या आपी का ख्याल रखो। अरशद ने उन सबको उनकी जिम्मेदारी का एहसास दिलाया तो वो सब बरामदे में विराजमान थे। ठीक कहते हो तुम। छोटे फूफा का भी यही ख्याल है कि बड़ी फूफा ने अगर इसी तरह रोना जारी रखा तो डिप्रेशन में चली जाएंगी। वो डिप्रेशन में हैं भी ना। अरशद को हमेशा ही छोटे फूफा की डॉक्टरी पर शुबा रहता था, हालांकि वो सर्टिफिकेट याफ्ता होम्यो फिजिशियन थे, लेकिन उनके ख्याल में भला मीठी गोलियों से भी इलाज हो सकता है। हम घर कब जाएंगे अरशद भाई? लीना के सवाल पर सबने उसकी जानिब इस्तेफामी अंदाज में देखा। पता नहीं, कल स्वयं है, स्वयं के बाद ही जाएंगे, वो बड़बड़ाते हुए गोया खुद से मुखातिब था। इतने में उसके मोबाइल की बीप बजना शुरू हो गई। उससे अपने कुर्ते की जेब से सेल फोन बाहर निकाला, नंबर देखा, उसका मुंह सा बन गया। किसका फ़ोन है? अलीना ने भाई से पूछा, जिसने कॉल इग्नोर करके फ़ोन दोबारा जेब में डाल लिया। किसी का नहीं। हाँ, बीना, तानिया आपी के ससुराल वाले आने वाले हैं खाना लेकर, उसने सोफे से उठते हुए कहा। तो उसे अचंभा हुआ। अरशद, क्या ये अच्छा लगेगा कि तानिया आपी की तो अभी शादी भी नहीं हुई और उनके घर से खाना आए? मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन अली भाई बस जिद थे। हालांकि कामरान फूफा के दोस्त भी खाना ला रहे थे, पर शूजा भाई को कौन समझाए यार, उनकी तो समझ में कुछ आता ही नहीं। अली भाई अपनी मोहब्बत में कह रहे अरे भाई अपनी मोहब्बत में कह रहे थे वो उस घर के होने वाले दामाद है, तानिया भी से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन यहाँ हमारा कोई और रिश्तेदार भी तो नहीं। वो खुद उलझ सा रहा था। बीना उसके नज़दीक आई। अली भाई खाना बनवा रहे हैं या ख़रीदेंगे? अरशद ने बीना की जानिब देखा। वो छोटी सी लड़की उसे बहुत बड़ी लगी। वो दोनों बातें करते करते बाहर सहन में चले गए। थोड़ी देर में ताई जी भी उनके हमरा खड़ी थी। तुमने बहुत अच्छा किया बड़ी बहू। अली अभी उस घर का दामाद नहीं बना, नाजुक रिश्ता है, ऐसे में उनके घर से खाना होता अच्छा लगता क्या? हालांकि खावन ने मुझसे कहा था कि वो बाज़ार से सब कुछ ख़रीद कर ले आएगा। फिर यहाँ के पड़ोसी भी अच्छे हैं, मगर महंगाई के इस दौर में किसी पर बोझ डालना सही नहीं। दोपहर के खाने के बाद दादों को सारी सूरत हाल का इल्म हुआ। अब्बा जी, ये तो बिना और अरशद का फैसला था, वरना हमें तो पता ही नहीं चलता। शुजा तो बाप के गम में है, इसे क्या खबर? खावर भाई ने मुझसे कहा था खाने की लिस्ट के लिए कामरान भाई के दोस्त का फ़ोन आ गया। बड़े देरीना दोस्त हैं वो मरहूम के, भला सा नाम है उनका, अजमल रहमानी। उनकी वालदा भी साथ आई थी, बहुत रो रही थी। भाभी जान, राश्ता आपा को कुछ खिलाने की कोशिश की है, यूं ही बैठी हैं वो? चची बेगम ने कमरे में आकर झांका था। छोटी बहू, तुम भी तो कुछ खा लो, कब से काम धंधों में उलझी हुई हो। बूढ़े ससुर को अपनी दोनों बहुएं बेटियों की तरह अजीज थी। अजीज़ा बेगम के इंतकाल के बाद उन्होंने बड़ी जिम्मेदारी से अपने बच्चे की परवरिश की और शादियां करके अपनी जिम्मेदारियां निभाई। ये उनकी तरबियत का नतीजा था कि सारे बच्चे एक लड़ी में जुड़े थे। अब्बा जी, मैंने एक फ़ैसला किया है, ये आपको मानना होगा। राजदा, जो कब से मुँह लपेटे बज़ाहिर चुप बेड पर पड़ी थी, उठ कर बैठी। रोने से उनकी आंखें मतवर्रम हो रही थी। बूढ़े बाप का दिल बेटी को यूं दुखी देखकर होल सा गया। राजदा, तुम तो मेरी बहादुर बेटी हो, क्या फ़ैसला किया है तुमने? उन्हें शफ़क़त से उनके सर पर अपना हाथ धरा। मैं तानिया के साथ अपने शुजा का भी घर बसाना चाहती हूँ। इसकी इंटर्नशिप ख़त्म होने वाली है, बस आप हाँ कर दें और बीना को मुझे दे दें मेरे शुजा के लिए। छोटी बहू ने चौंक कर बड़ी बहू की जानिब देखा तो उनके चेहरे पर हवाइयाँ उड़ते देखा। अच्छा अच्छा, तुम पहले कुछ खा लो, अभी ये वक्त इन बातों के लिए नहीं है। छोटी बहू, जाओ बेटा, राश्ता के लिए खाना लाओ।
उससे खुद अपने कानों से सुना ना होता तो शायद यकीन भी ना करता, पर अपने सुने को वो कैसे झुठला सकता था। शुजा भाई और बीना का ब्याह, वो भी इतनी जल्दी। उसे कोफ सी होने लगी। क्या दादू मान जाएंगी? उसके अंदर जैसे उबाल से उठ रहे थे। क्यों क्यों? फ़ोन की बिप फिर बज रही थी। उसकी कनपटी सुलगने लगी। यार, मैंने तुमसे कहा ना कि मैं बात नहीं कर सकता, तो क्यों मेरा दिमाग खाए जा रही हो? बीना के कदम सीढ़ियों की जानिब बढ़े ही थे कि थम से गए। अरशद आखिर किससे मुखातिब था? जासूसी की बचपन की हिस फिर फड़की थी। मेरे पापा की डेथ हो गई हो, तुम्हें अपनी पड़ी है। तुम कितने सेल्फिश हो। मैंने तुम्हारी वजह से पहले ही अपने घर में बहुत सुनी है, और अब मज़ीद अपनी बेइज्जती कराने का मुझे कोई शौक़ नहीं। बराए करम मुझे माफ़ रखो, आइंदा से मुझे फ़ोन करने की कोशिश ना करना। उसने गुस्से में फ़ोन बंद कर दिया। उसके हाथ में बर्तनों की ट्रे थी। वो यूं ही उसकी जानी बढ़ी। अरशद, वो मैं। अरे, तुम्हारे तो चेहरा गुस्से से सुर्ख हो रहा है। खैरियत तो है क्या? किसी से लड़ाई हो गई? यूं ही उससे यूं ही अनजान बनकर पूछा। गो सुनगुन तो लग गई थी कि हो ना हो वही थी राइमा। नहीं, वो एक दोस्त का फ़ोन था, बस छाड़ दिया उसे। अच्छा, दोस्त का फ़ोन था। ओह हाँ, वो शुजा भाई तुम्हें बाहर बुला रहे हैं। हाँ, जाता हूँ। लगता है मौसूफ का दिमाग ठिकाने पर आ गया। ज़रूर उसी चुड़ैल का फ़ोन होगा। हूँ उसने नाक सुखेड़ी और सीढ़ियों की जानिब बढ़ी। उसके चेहरे पर एक फातिहाना मुस्कुराहट थी, जैसे कोई बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया हो। उस सारी रात वो ढंग से सो ना सका, बस करवटें ही बदलता रहा। बीना उसके लिए महज एक जासूस सुराग रसानुमासी कज़न थी, जो बचपन से ही अपनी नादात के बायस उसकी नापसंदीदा ही रही। उसे ना जाने कैसे खबर लग जाती थी कि वो सबसे छुप कर अब क्या करने वाला है। कब ट्यूशन का नाम लेकर क्रिकेट खेलने वाला जाने वाला है, कब छत पर जाकर सफाई के बहाने पतंगबाजी कर रहा है। फ्रिज से कच्चे कबाब किसने निकाल कर खाए, पानी की बोतल मुंह से लगाकर किसने पानी पिया, और फिर रायमा का चोर भी बीना ने ही पकड़ा था। फिर क्यों मुझे अच्छा नहीं लग रहा कि वो शुजा भाई की दुल्हन बनकर सखर चली जाए? शायद इसलिए कि मुझे उस चुगलखोर की आदत पड़ गई है। लीना, और लीना तो बहुत छोटी होने के नाते बहुत दबती थी मुझसे, पर वो तो बहुत ना डरती मुझसे। दबना तो क्या, शायद उसने किसी से भी डरना या दबना नहीं सीखा। दादू की पढ़ाकू बहादुर पोती बीना सदी की। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट खेल उठी। पता नहीं क्यों, पता है क्यों तुम उसे पसंद करती हो? वो चुगलखोर तुम्हें अच्छी लगती है, मोहब्बत हो गई है तुम्हें उससे। अंदर से आवाज़ उभरी तो वह घबरा गया। माथे पर पसीने की बूंदें उभर आईं। नहीं, ऐसा नहीं है। दिल बड़ी ज़ोर से धड़कने लगा। ऐसा ही है अरशद बादशाह, तुम बीना को चाहते हो, मोहब्बत करते हो। अंदर ही अंदर कोई बड़ी ज़ोर से हंस रहा था। वो घबरा कर उठ बैठा। धूप बड़ी शान से पूरी छत पे फैल चुकी थी, और अब तक बिस्तर में वो बड़ा खराटे भर रहा था। तभी वो फिर सर पर आन खड़ी हुई। अरशद, क्या सारा दिन सोते रहोगे? 2 बार अलीना को ताई जी भेज चुकी हैं, पर तुम्हारी नींद ही नहीं टूटती। अरशद, उठते हो या डालूं अभी पानी? क्या है यार, सोने भी नहीं देते लोग। उसकी आवाज़ में इस कदर सख्त वार्निंग शामिल थी कि वो उठने पर मजबूर हो गया। खिला खिला सा चेहरा, बड़ी रोशन ज़हीन आंखें जिनसे कुछ गुस्सा झलक रहा था, वो देखता रहा। क्या पहली बार देख रहे हो? अरे नहीं, वो दरअसल रात बहुत देर से आंख लगी थी ना, बस इसलिए। वो साफ झूठ बोल रहा था, हालांकि आज ही उसने उसे बड़े गौर से देखा था पहली बार। नहीं, मैं समझी तुम्हें बुखार चढ़ गया है तो तुम मुझे भूल ही गए हो, और यूं देख रहे हो, पहली बार देख रहे हो जैसे। वो गुस्से से बोली जा रही थी, और वो एकटुक उसे देख रहा था। यूं तकने पर वो कुछ गड़बड़ा सी गई। क्या हुआ? उठो भी, आज फूफा जी का स्वयं में कितने काम पड़े, और तुम होके पटर पटर मुझे घूर रहे हो। आज सेब शाह सेब तो नहीं हो गया? और अब उसके बारे में मशकूक हो रही थी। अरे नहीं, मैं ठीक हूँ। अच्छा तुम चलो, पापा मैं आता हूँ। उससे मुतमिन करके फारिग किया, और अपनी हमकाना सोच पर हंसी आ गई। धत तेरे की, मैं और मोहब्बत, वो भी बीना से। अपने इस इंकशाफ पर उसे यूँ महसूस हुआ जैसे वो खुद को बहला रहा है। दादू और ताई जी सखर में ही रुक गए थे। उन दोनों के बिना घर में रौनक ही नहीं रही थी। उसने घर में दिल लगाने की बहुत कोशिश की, तब उसकी दोस्ती इमाद से हो गई। उसके वालिद आर्मी ऑफिसर थे। अच्छा सुलझा हुआ लड़का था, अक्सर जिम आया करता था। बोरियत दूर करने की गर्ज से उसने हाल ही में जिम ज्वाइन किया था। इमाद की संगत में उसकी शख्सियत में खासा सुधार पैदा हो गया था। उस दिन के बाद से फिर रायमा का फ़ोन नहीं आया था। अरशद की बदतमीज़ी ने उसके दिल पर असर किया था, और उसे महसूस भी नहीं हुआ कि उसकी ज़िंदगी से कुछ कम हुआ है। लेकिन वो शॉक्ड रह गया जब उसे पता चला कि राइमा कहीं गायब हो गई है। उसके घर वालों ने थक हार कर पुलिस में उसकी गुमशदगी की रिपोर्ट दर्ज करवा दी थी। और फिर एक दिन अचानक उसके पास एक कॉल आई। आप ज़रा मुरादाबाद थाने में तशरीफ़ ले आए। मुरादाबाद थाना? कौन कौन है आप, और मैं क्यों? वो सन्नाटे में आ गया। अरे मिस्टर, मैं मुरादाबाद थाने से फ़ोन कर रहा हूँ। तुम्हारा नाम अरशद है ना? जी जी, मैं अरशद ही हूँ।
उससे बमुश्किल थूक निकला। फिर तो तुम राइमा को जानते ही होगे, जानते हो ना वो लापता है। सवाल जवाब दोनों में इस कदर सख्ती शामिल थी कि वो पूरा सुन ही हो गया। जी, राइमा मेरी क्लास में पढ़ती थी। मेरे एक फ्रेंड मेरा एक फ्रेंड बताया था कि वो कहीं गायब हो गई है। अच्छा, अब जल्दी से 5 बजे से पहले पहले मुरादाबाद थाने में हाजिर हो, मेरे सिलसिले में तुमसे कुछ पूछ गिछ करनी है। उससे पहले कि वो कुछ अपनी सफाई में कहता, दूसरी जानिब से फ़ोन बंद कर दिया गया था। अरशद, थाने से फ़ोन था। इमाद उसके चेहरे पर बढ़ती सफ़ेदी देखकर बोल सके, यार मुझे क्यों, मैंने कुछ नहीं किया। फिर मैं क्यों, मेरे ख़ानदान में कभी कोई थाने नहीं गया। यार इमाद, मैं तो मारा गया ना। वो तो जैसे रो देने को था। इमाद ने उसे दोनों शानों से थामा और पुरसकून करते हुए धीमे से बोला, मैं जानता हूँ अरशद तुम बेकसूर हो, लेकिन इस किस्म के केसेस में पुलिस उन लोगों से इन्वेस्टिगेशन करती है जिनसे विक्टिम की आखिरी या फिर ज़्यादा बार बातचीत हुई हो, और शायद उन लोगों को रायमा का सेलफोन कहीं से मिला है। ये तो अच्छा है ना, तुम भी तो परेशान थे रायमा की गुमशुदगी सुनकर, शायद इस तरह कोई हेल्प हो। हाँ यार, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। इमाद के कहने का उस पर असर हो, वो हल्का हो गया। हमें पुलिस की मदद करना होगी, मैं तुम्हारे साथ थाने चलता हूँ। तुम चाहे तो अपने फादर को इन्फॉर्म कर दो, बड़ों को बताना ज़रूरी है। नहीं यार, हरगिज़ नहीं, पहले होके आते हैं फिर अब्बू को भी बता दूंगा। और फिर उसने फ़ौरन ही फैसला भी कर लिया, अगर एक ऐसे वक्त में इमाद का साथ ना देता तो ना जाने ख्वाब से वो क्या कर लेता। रायमा को गायब हुए 4 रोज़ हुए थे और हाईवे के करीब झाड़ियों से उसका मोबाइल फ़ोन मिला था। अमाद ने उसे सच बोलने का मशवरा दिया और उसने उसके कहे पे अमल किया। पुलिस को सारी बात सच सच बता दी। एसएचओ एक जहां दीदा आदमी था, उससे ज़रूरत पड़ने पर फिर बुलाने की ताकीद की, उन्होंने रुख्सत कर दिया। वो दोनों पुलिस स्टेशन से बाहर निकले तो अरशद को यूँ महसूस हुआ जैसे उसकी शानों पर से बहुत बड़ा बोझ सिरा किया हो। फिर भी उसे सुकून ना आया। रायमा के यूँ अचानक लापता होने पर वो वाकई बहुत परेशान था और अब ये परेशानी मज़ीद बढ़ चुकी थी। मैं जानता हूँ कि तुम अब भी टेंशन में हो। इमाद ने बाइक में चाबी लगाते हुए उसकी जानिब देखते हुए कहा, खुदा करे वो जहाँ भी हो ठीक हो। अरशद ने पूरे खलूस से दिल से दुआ की। हाँ अरशद, मेरी भी ये दुआ है कि मेरी भी 2 बहनें हैं, पर जिस अंदाज से इसका फ़ोन झाड़ियों के पास से मिला, लगता है कि कुछ ठीक नहीं। आजकल का दौर ऐसा है कि लड़कियों को कभी किसी गैर मर्द पर एतमाद नहीं करना चाहिए। जो कुछ फिल्मों और ड्रामों में दिखाया जाता है वो सब सच नहीं होता। बहरहाल खुदा करे सब ठीक हो। चलो बैठो, लगता है कि तुम तो अभी रो ही दोगे। हाँ यार, पहले मैं पुलिस के फ़ोन पर डर गया था, ब्राइमा के बारे में सोच सोच कर दिल घबरा रहा है। हम यंगस्टर्स, बल्कि सारे ही लोग मामूली मामूली झूठ छुपाने या अपना आप बचाने के लिए बड़े बड़े क्राइम कर जाते हैं। अपने बड़ों को कुछ नहीं बताते। हालांकि ज़रा सी हिम्मत करके सच का मुकाबला करना चाहिए, ताकि बाद में हम खुदा की अदालत में मुजरिम ना बन जाएं और दुनिया में रुसवाई लग। दोनों दोस्त इसी तरह की बातें करते बाइक पर चले जा रहे थे। कामरान फूफा का 40वां भी गुजर गया। दिन कितनी सुबह रफ्तारी से बढ़ते चले जा रहे थे। बीना का कराची की बड़ी मेडिकल यूनिवर्सिटी में दाखिला हो गया था और वो फिर रह गया था। वो अब भी बाहर जाकर पढ़ने में दिलचस्पी रखता था, लेकिन खबर सिद्दीकी के पास इतने पैसे नहीं थे कि बेटी की फरमाइश पूरी कर सकते। दादू, अगर वो जाना चाहता है तो जाने देना, पढ़ना ही तो चाहता है, साथ जॉब भी करेगा। उसका दोस्त भी जा रहा है बाहर, स्कॉलरशिप पे जाता तो कुछ पैसे भी बचते। तुम ही बताओ इतने पैसों का इंतज़ाम कैसे होगा। खावर तो खुद चाहता है कि उसका बच्चा कुछ बन जाए, पर बेटा मैं क्या करूं, उसने तो ज़िद पकड़ ली है। रात उसने खाना भी नहीं खाया। पोते की ख्वाहिश पर दादू बेचारे करते तो क्या करते। ले दे के ये एक साहिबा ही था जिसे बैंक में गिरवी रखकर कर्जा हासिल किया जा सकता था। बिना की सिफारिश पर उनका दिल पिघल गया और फिर उन्होंने फैसला कर ही लिया कि आखिर को उनका एक ही पोता है। मगर कर्जा लेकर अरशद को बाहर भेजने की क्या तो क्या वजह। खावर सिद्दीकी बाप के इस फैसले पर कशमकश का शिकार थे। क्या घर को गिरवी रखना होगा? ताई जी का दिल बैठने लगा। ऐसा नहीं होना चाहिए जी, आखिर को आपका भी घर है। ये सुन रहे हैं अकमल? छोटी बहू को तो रोना लग गया। आपकी गलती है, आपने ही दादू से सिफारिश की थी ना, और दादू आपकी बात टालते नहीं। अब देख लिया, सारा घर परेशान है। अरशद भाई की इस ताज़ा फरमाइश पर लीना ने इसकी खूब क्लास दी। पहले तो वो ज़रा लड़ी झगड़ी, फिर उसे कुछ एहसास हुआ कि उसका ये फैसला था या घर वालों का इम्तिहान। ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। वालिदैन कितने अरमानों से पाल पोस कर हमें बड़ा करते हैं, इसलिए कि हम अपनी फजूल की ख्वाहिशात के पीछे उन्हें हलकान कर दें। ओह खुदाया, ये कैसी आजमाइश में डाल दिया है। अरशद ने हमें सोच सोच के उसके सर में दर्द होने लगा। शाम होने को आई, वो अभी तक नहीं लौटा था। उसका यह एहतजाज अजियतनाक था। 9 बजे खबरों का बुलेटिन चल रहा था। हस्बे मामूल बड़े कमरे में सब घर वाले दस्तरखान पर बैठे खाना खा रहे थे। बज़ाहिर सब खामोश थे, लेकिन उन सब के अंदर कुछ चल रहा था। नौजवान लड़की राइमा की गुमशुदगी का केस हल
न्यूज़ रीडर्स खबरों की सुर्खियों ने उसके कमरे में उठते कदमों को वही थाम लिया। तो उसका दिल गैर मामूली तेज़ी से धड़क रहा था। आ गए साहबजादे, आओ खाना खाओ। दादू के लहजे में नरमी में गुस्से की आमेज़िश शामिल थी। किसी ने भी उसकी जानिब सर उठाकर नहीं देखा। रायमा मिल गई, वो बेचैन सा बोला, लेकिन सुर्खियों के बाद अब इश्तिहारात की भरमार थी। कौन रायमा? वो लड़की जो कहीं खो गई थी। कहीं ये वो तो नहीं जिसको ताई जी के मुंह से बेसाख्ता निकला? वो कुछ हैरान नज़रों से उसे घूर रही थी। इतने दिनों से घर में किसी ने शायद अखबार भी नहीं पढ़ा था, वरना अखबार में पूरा महीना कुछ ना कुछ आता ही था। और फिर जो कुछ रायमा के बारे में खबर में बताया गया उससे सबका दिल रो दिया। वो भी उठकर जल्दी से कमरे से निकल गया। बीना ने तो उसके गीले रुखसार देख लिए थे। बहुत बुरा हुआ, बहुत बुरा हुआ। ताई जी ने दिल ही दिल में खुदा का शुक्र अदा किया कि बहुत पहले ही इस लड़की से उनके बेटे का पीछा छूट गया। बीना के कदम तो ज़मीन से ही चिपक गए। अभी महीना भर या इससे कुछ ऊपर ही तो हुआ था। कल ही की तो जैसे बात थी, कुछ अंदाज़ा ही नहीं हो रहा था। वालिदैन अपने बच्चियों को इस एतमाद से घर से बाहर भेजते हैं कि उनकी बेटियां उनकी इज्जत की हिफाजत करेंगी। यकीनन सारी लड़कियां ऐसा नहीं करती, पर कुछ ना समझ बच्चियां जवानी के सुनहरे जंगल में इस तरह गुम हो जाती हैं कि बिपरी ख्वाहिशात की खारदार झाड़ियाँ उनके वजूद को तार तार कर देती हैं। और उनके पीछे वालिदैन जुदाई के ज़ख्म सारी उम्र उठाए फिरते हैं। राइमा के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। उसके घर का माहौल दकियानुसी तो नहीं था, अलबत्ता इसके तो मॉडर्न भी नहीं था। लिहाजा वालिदैन ने अबाया पहनाकर अपना फ़र्ज़ पूरा कर दिया, पर अपनी बेटी की जहनी तरबियत ना कर सके। रायमा ने पहले अरशद और फिर उसकी सर्द महरी पर कहीं और कदम बढ़ा दिया, जो बज़ाहिर फेसबुक पर दोस्त बनकर सामने आया था, पर हकीकत में जहरीला नाग था, जिसने रायमा से उसका सब कुछ छीनकर उसे एक अखबार की रिपोर्ट और टीवी न्यूज़ चैनल की कहानी बना दिया। उन्होंने इस छोटी सी मासूम लड़की के साथ वो सब कुछ किया जिसे सुनकर बेटी वाले अपना दिल थाम ले। शायद ये उसके वालिदैन की दुआओं का असर था जो उन्हें फ़रार का मौका ना मिला। उसकी लाश पुलिस को हाईवे पर वीराने में मिली, जिसकी शिनाख्त मुश्किल थी। अलबत्ता फ़ोन के डाटा के ज़रिए मुलज़मान को ट्रेस कर लिया गया। बज़ाहिर वो एक नौजवान था, पर हकीकत में वो पूरा ग्रोह था जो फेसबुक और व्हाट्सएप के ज़रिए मासूम लड़कियों को वर्गलाते, उनकी इस्मतदरी करते उन्हें बुरे अड्डों पर फ़रोख्त कर देते। वो चुप हो गया था। रायमा की इस तरह की मौत ने उसके नौखेज़ दिमाग पर बहुत असर डाला था। दादू का ख्याल था कि उसे बैरून मुल्क चले जाना चाहिए, पर अब उसने कोई एहतजाज किया और ना शोर शराबा। शुजा भाई अपनी किसी क्लास फेलो को पसंद करते थे। माँ के सवाल पर उन्होंने सब कुछ फ़ौरन उगल दिया कि कहीं बात ना बढ़ जाए। तानिया पे शुजा भाई की शादी की डेट राज तक फूफो की इद्दत की मुद्दत पूरी होने के बाद रख दी गई। अब सब सुकून में आए थे कि अरशद की चुप और बेगानगी ने पूरे घर में टेंशन का सा माहौल पैदा कर दिया था, और सबके मुतफ़िक़ा फ़ैसले से उसके बाहर जाने के इंतज़ामात शुरू हो गए थे। अरशद, कल तुम अपने बाप के साथ जाकर पासपोर्ट बनवा लो, बड़ा लंबा प्रोसेस है। पर क्यों दादू? उसके अनजान बनने पर सब शशदर रह गए। तुम बाहर जाना चाहते हो ना, इसलिए बेटा। मेरा फ़ैसला गलत था दादू, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ आप सबसे। वो वाकई शर्मिंदा नज़र आ रहा था। खबर सिद्दीकी के माथे पर शिकने उभर आईं। अजीब लड़की हो तुम, कहाँ इस कदर शोर मचा रखा था और अब कौन सा नया खेल शुरू कर दिया? सॉरी अब्बू, मैं हमेशा ही गलत, और आप सब बहुत अच्छे हैं। आप सब मेरा कितना ख्याल रखते हैं। मेरी अहम खाना ख्वाहिश की खातिर इस घर को गिरवी रखने तक का सोच लिया, और मैं किस कदर खुद गर्ज हूँ, आप सबको तंग ही करता रहा। ताई जी के चेहरे पर खुशी दर आई थी। उन्होंने अपनी देवरानी को मुस्कुराकर देखा। ऐसे नहीं है बेटा, छोटों का ख्याल रखना बड़ों का फ़र्ज़ है। तुम ये सब छोड़ो, तुम्हारे मुस्तकबिल के लिए ये ज़रूरी है। हमारी फ़िक्र छोड़ो, अपनी बात करो। दादू ने बड़ी मोहब्बत से अपने पोते की जानिब देखा, जो अब बिल्कुल बदला सा नज़र आ रहा था। मैंने आप लोगों को बताया नहीं था, मैंने आर्मी ज्वाइन करने का फ़ैसला किया है, फॉर्म जमा करा दिया है। वो मेरा दोस्त इमाद, वो भी मेरे साथ है। उसके फादर भी आर्मी ऑफिसर हैं। मुझे जाना होगा आर्मी में। उफ मेरा खुदाया, मेरा बच्चा, मेरा लाल। ताई जी ने बेकरार होकर उसका मुंह चूम लिया। सबके चेहरे खुशी से खिल उठे थे। उनके पूरे ख़ानदान में कोई भी तो फ़ौज में नहीं था। बीना का मुंह हैरत से खुला का खुला रह गया। ये तो बहुत अच्छी बात है मेरा बेटा, हम सब बहुत खुश हैं। खुदा तुम्हें कामयाब करे, आमीन। उन सब के दिलों से एक साथ सदा उभरी। अरे बहू, मिठाई खिलाओ सबको। मेरे पोते ने तो मेरा सर फ़ख्र से बुलंद कर दिया। दादू शिद्दत जज्बात से बस रो देने को थे, और आज पहली बार उसे अपने इर्द गिर्द अपने प्यारे घर वालों को इस कदर खुश देखकर किस कदर सकून और फरहत महसूस हो रही थी। ये जज्बा किस कदर खूबसूरत है। वो सोच रहा था, ये अपनों की मोहब्बत और दुआएं तो ठीक हैं, जिन्होंने उसकी ज़िंदगी की कश्ती को बेइज्जती के भंवर से दूर कर दिया था।
सुनो, बीना ने उसे पीछे से पुकारा। वो उसकी जानिब मुड़ा। मुझे तुम्हारे इस फैसले से पहली बार बहुत खुशी हुई। क्या अब भी मुझे तुम्हारी जासूसी करने की ज़रूरत होगी? उसके अंदाज में शरारत बिना थी। वो मुस्कुरा उठा। जी नहीं डॉक्टर साहबा, वैसे अगर आप अपना तमाम तर ध्यान सिर्फ अपनी पढ़ाई पर दें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि मेडिकल लाइन इतनी आसान नहीं है। वैसे मुझे तुम्हारा शुक्रिया भी अदा करना था। शुक्रिया? हाँ शुक्रिया। अगर तुम मेरी जासूसी ना करती तो शायद मैं एक अनजाने में किसी भंवर में फंस चुका जाता। मुझे हाथ पकड़कर सही रास्ते पर गाइड करने का शुक्रिया। हाँ, वैसे फ्यूचर में तुम्हारी जासूसी काम आ सकती है, लेकिन मेरे लिए नहीं, बल्कि तुम्हारे लिए, क्योंकि ज़माने से यही सुना है कि बीवियों को जासूसी करने की आदत होती है, और तुम तो पैदाइशी जासूस हो। वो सर झुकाए बड़ी तवज्जो से उसकी बातें सुन रही थी। अचानक चौंक पड़ी और खजालत से उसे मारने को बढ़ी, पर वो तोड़न छू हो चुका था। फिज़ा उन दोनों की मुतरन्नम हंसी की घंटियों से गूंज उठी थी। इसके साथ ही इस नावल का इख्तिताम होता है। कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि आपको ये घरेलू सा नावल कैसा लगा। कल एक नए नावल के साथ हाजिर होंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।